नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 का जो पार्ट हमारा रह गया था जनजातियों में, तो उसका सेकंड पार्ट, जनजातियों का पार्ट सेकंड, क्योंकि हमने एस्किमो और बुशमैन क्लियर कर लिए थे। अभी अगला पार्ट आया आपके सामने जिसमें हम भील और गौड़ जनजातियों को क्लियर करेंगे। आज आपसे मैंने पहले ही कह दिया था कि जितना आपको यहाँ दिखाया या बताया जा रहा है उतना ही आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके निकट है, तो उतने में ही आपको सफिशिएंट मदद मिल जाएगी। ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को 1 या 2 बार आप देख लीजिएगा लिंक में और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मैं चाहूँ ज़्यादा अगर अच्छा है तो ऐसा करिएगा आप कि एक बार एक जनजाति को आपने क्लियर किया और फिर उसको वही वीडियो को पॉज करके रोक दीजिएगा और उसके बाद में फिर उसकी दूसरी जनजाति उसके बाद में पढ़े, तो उससे क्या मिक्सअप नहीं होगा। अभी हम शुरू करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों में तीसरी जनजाति आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भील। भील जनजाति, भील जनजाति। जनजाति क्या होती है ये हमने कल देख लिया था। एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने कि एस्किमो जनजाति कौन सी जनजाति का अगला रूप मानी जाती है और किसके वंशज वो माने जाते हैं, तो वो मंगोल जनजातियों के वंशज माने जाते हैं। मंगोल जनजाति के वंशज माने जाते हैं एस्किमो, ये ध्यान रख लेना आप। तो ये क्वेश्चन था कल का, जो क्लियर कर लीजिए। अभी आप देखिए भील जनजाति। अब सबसे पहले आता है भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में यदि आप जाएंगे तो भील का जो ये शब्द बना है, ये बना है बीलू से। बीलू से, और बीलू का मतलब होता है भेदना। क्या होता है? भेदना, यानी कि छिद्र करना, या किसी कह सकते हैं अपन कोई भी केंद्र है और उसको अपन को क्या करना है? भेदना है। तो उस तरह की, यानी कि ये होते हैं एक्चुअल में तीरंदाज, तीर चलाने वाले होते हैं। और इनका संबंध कई व्यक्तियों से रहा है पहले। जैसे आप इनकी पौराणिक स्थिति में जाएं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले नाम आता है रामायण में सबरी का नाम आता है। उसके बाद में आप आएंगे महाभारत, तो यहाँ पर अर्जुन का जो प्रतिद्वंदी माना जाता था एकलव्य। और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने शब्द भेदी बाण की जो शिक्षा ली थी वो भीलों से ली थी। ठीक है, इन्होंने शब्द भेदी बाण की जो शिक्षा ली थी वो भीलों से ली थी। क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका महाराणा प्रताप। ठीक है, क्योंकि इनका बचपन भीलों के बीच में ही गुजरा था और इन्हीं ने महाराणा प्रताप को नाम दिया था कीका। क्या नाम दिया था? कीका। तो इस तरह की स्थिति है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा सकते हैं। शाब्दिक अर्थ आपका हो गया है इसमें भील जनजाति में। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये देखिए आप, निवास। तो निवास के लिए आप देखिए रघु महाराज एमपी में है। ये एक ट्रिक है भीलों का निवास। रघु महाराज
एमपी में हैं। ठीक है, तो एमपी से तो मध्य प्रदेश हो गया, मैं से महाराष्ट्र, सॉरी ये आप हिंदी में देख लीजिए, महाराष्ट्र, ये ये राजस्थान हो गया आपका, और ये हो गया आपका गुजरात। महाराष्ट्र यहाँ से भी बन सकता था, महाराज से कोई दिक्कत नहीं है। रघु महाराज एमपी में हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह की क्लियर होती है। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और क्या आया, मध्य प्रदेश। तो ये आपस में सीमाएं लगाने वाले जो राष्ट्र हैं, राज्य हैं, उनमें भील जनजाति पाई जाती है, मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और एक बात और है, भारत की यदि बात की जाए तो भारत में संथाल और गौड़ के बाद, संथाल और गौड़ के बाद इसका तीसरा स्थान, थर्ड स्थान पर ये आती है। कौन सी? भील जनजाति, भील। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं इससे संबंधित, ये इनके निवास स्थान है। अब राजस्थान में ये लोग कहाँ जाते हैं, राजस्थान में ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं आपके। पहला क्वेश्चन आता है भारत में इनका निवास स्थान कहाँ पर है, अब आता है राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में, देखिए डुबाऊ चित्तौड़ के भील, ये नाम याद कर लेना आप, ये ट्रिक है इसकी। डुबाऊ, चित्तौड़ के भील, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और ये आपका हो गया चित्तौड़गढ़। तो ये चार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह से ये चार जगह पर राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला आता है इनका व्यवसाय। यहां तक का क्लियर हुआ। अगले देखिए इनका व्यवसाय। तो व्यवसाय में ये लोग एक तो करते हैं कृषि और दूसरा काम करते हैं आखेट, और आखेट करते हैं किससे, तीर से, तीर और कमान से। ठीक है, ये इनके तीर के क्या हैं, साधन हैं। तीर कमान से क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। इसके अलावा इनकी जो कृषि है उसमें एक पशुपालन और करते हैं, पशुपालन। इसके बाद में इनकी जो कृषि है वो दो प्रकार की होती है। एक तो देखिए ये ज़्यादातर जो जनजाति है वो दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जो की जाती है उसको बोलते हैं अपन झूमिंग। ठीक है, और नीचे जो पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं क्या, मैदान में, दजिया। तो इस प्रकार से इनकी दो क्या मानी जाती है, कृषि मुख्य रूप से। पशुपालन कौन कौन से करते हैं ये और देख लीजिए। पशुपालन में ये पालते हैं भेड़, बकरी, गाय और भैंस, गाय और भैंस, ये मुख्य रूप से पाले जाने वाली स्थिति है। तो ये इनका देखो व्यवसाय हो गया। किस प्रकार की कृषि ये लोग करते हैं वो इसमें अपन ने क्लियर कर लिया है। दो प्रकार की कृषि, एक तो इनकी फर्स्ट हो गई और एक दूसरी। तो झूमिंग और दजिया, ये पूछा जाता है झूमिंग कृषि कौन सी जनजाति और किन क्षेत्र में करती है, तो मैदानी भागों में दजिया और यहाँ पर झूमिंग। इसके बाद में देखिए आप, ये होती कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वैसे क्लियर था आपका पहले से, क्योंकि आप छोटी क्लासों में इसको पढ़ते हुए आए हैं। क्योंकि ये जो कृषि है दोनों ये आती हैं स्थानांतरित कृषि में। और स्थानांतरित कृषि इस तरह से होती है, जैसे मान लीजिए ये एक खेत का हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है जिसमें क्या है, जंगल है। तो जब ये इस हिस्से को छोड़ते हैं तो 4-5 साल के लिए छोड़ते हैं, 4 से 5 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं। और इससे इस हिस्से में लगाई जाती है आग। आग लगाने के बाद में पेड़ पौधे जल जाते हैं, उनकी जो राख होती है वो जमीन को उर्वरकता प्रदान करती है और जलने के बाद में सीधा मैदान में तब्दील हो जाएगा।
और फिर उस मैदान में क्या की जाती है, कृषि। फिर इसके बाद में अन्य किसी में इतने यहाँ जंगल हो जाएगा, तो इस तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कृषि करते रहते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, और इस प्रकार से ये की जाती है। इसके बाद में आता है इनका पहनावा। पहनावे में देखिए धोती, लुंगी, उसके बाद में पुरुषों के हैं, पुरुष ये पहनते हैं। उसके बाद में पैंट शर्ट भी डालते हैं, पैंट शर्ट भी डालते हैं ये। और इस तरह के ये परिधान अब पहनने लगे हैं क्योंकि आधुनिकता से संपर्क में आ चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसका अपन डिस्कस बाद में करेंगे कि सभी जनजातियां अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसी प्रकार से रह रही हैं। इसके बाद में आती हैं इनकी महिलाएं। तो महिलाएं में देखेंगे अपन, यहाँ देखेंगे इनका लुगड़ा, और ये पहनती हैं ऊपर कांचली, घाघरा, ये मुख्य इनके परिधान होते हैं। तो ये इनके नॉर्मल है, जो हमसे ही संबंधित है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है इनमें और हम में पहनावे में। इसके बाद में आता है इनका रहन सहन। देखिए फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय कम है अपने पास में, और ज़्यादा हमको डूबना नहीं है टॉपिक के अंदर, केवल उतना ही करना है जितना हमें ज़रूरत है। यहाँ देखिए अब इनका रहन सहन। रहन सहन में देखिए ये लोग समूह में रहते हैं, और इनके समूह यदि छोटे हैं या बड़े, तो छोटे समूह इसका जो इसको बोलते हैं बड़े समूह को पाल, और इसको बोलते हैं फैला। छोटा समूह है तो फला कहलाएगा, बड़ा समूह है तो क्या कहलाएगा, पाल। और पाल का जो मुखिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, गमेती, गमेती बोलते हैं इसको, पाल के मुखिया को। ठीक है भाई, तो इस तरह की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं कि भीलों में समूह के मुखिया को क्या बोलते हैं, बड़े समूह को क्या बोलते हैं, छोटे समूह को क्या बोलते हैं, ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है इनका आस्था, यानी कि इनका किस तरह से ये पूजा पाठ करते हैं, उस तरह की जो चीज़ें, आस्था किस चीज़ में है इनकी। तो देखिए आस्था की स्थिति, आस्था में देखिए भाई प्रकृति पूजक पहला, जादू टोना, इसमें भी आस्था रखते हैं। ठीक है, प्रकृति पूजक होते हैं, जादू टोना करते हैं, भूत प्रेतों को मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये इन सब में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, मुख्य रूप से ये यही काम करते हैं। इसके बाद में आता है इनका नृत्य। नृत्य देखिए, इसमें नृत्य इसी में लिख देते हैं, छोटा सा टॉपिक है। नृत्य ये किस प्रकार के करते हैं, आस्था के मतलब इनके पारंपरिक और संस्कृति में आ गया ये सभी चीज़ें। तो नृत्य ये करते हैं घूमर और गैर। ठीक है, घूमर वैसे भी राजस्थान का सिरमौर नृत्य है, आपको भी पता होगा। इसके बाद में आता है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो ज़्यादातर पूछा जाता है इनके बारे में, ये इनका लास्ट टॉपिक होगा। देखिए यहाँ लास्ट टॉपिक इस तरह से होगा कि राजस्थान में डूंगरपुर जिले में, ठीक है, डूंगरपुर जिले में माही, सोम और जाखम, ये 3 नदियां मिलती हैं, तब ये क्या बनती है, त्रिवेणी। और इस त्रिवेणी को ये नाम देते हैं क्या, बेणेश्वर। और बेणेश्वर माना जाता है भगवान शिव का स्थान। ये भगवान शिव का स्थान माना जाता है।
और ये, अरे भाई पढ़ा लेने दे, तो परेशान बहुत करने लग गए ना। मोबाइल अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज तो पता लग रहा है ना, पहले कहते थे मोबाइल से दूर रहो, लेकिन आज मोबाइल ही कहाँ मारा है। लेकिन इस तरह से दूर रहना चाहिए, ये समय पर डिस्टर्ब भी करता है। तो देखिए, त्रिवेणी बेणेश्वर जो भगवान शिव से संबंधित है, ये भगवान शिव में आस्था रखते हैं कौन लोग? भील लोग। और यहाँ पर इनका क्या लगता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं भीलों का कुंभ या मेला। ठीक है, यहाँ पर ये मेला देखते हैं, एक बीच में जैसे आग लगा के उसके चारों ओर घूमते हुए क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, जो हमने देखा भी कि घूमर और गैर नृत्य। और उसके बाद में रात्रि में वहां पर एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण, वहां पर रास होता है। फिर ये वहां पर जाकर रात में क्या देखते हैं? रास का आनंद लेते हैं। तो ये चीज़ है कुछ कुल। और एक चीज़ है इनका भीलों का जय घोष। भगवान शिव, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी सेना बोलती है हर हर महादेव, इस तरह से युद्ध से पहले। तो इनका जो जय घोष होता है, इसको याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है। तो इसको बोलते हैं फायरे फायरे, यानी कि भगवान शिव को ये क्या बोलते हैं? फायरे फायरे, फटकिया, इस तरह से इनका उद्बोधन होता है, अपनी अपनी भाषा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी भील जनजाति समाप्त होती है। भील जनजाति यहाँ पर आपकी इसमें समाप्त होती है, बिल्कुल। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति शुरू करने है हमको। इसमें एक चीज़ और है भाई, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, गौड़ जनजाति के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन लोगों में चाहे ये वृद्ध हो या जवान, इनकी पत्नियां जरूर होती हैं। और इनमें एक विवाह का जो क्या बोलते हैं, उसका विवाह करने का जो इनका एक तरीका है, उसका इनको बोलते हैं गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो बोलते हैं इसको। अब ये गोल गधेड़ो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। हाँ जी, तो हमें डिस्कस करना था गोल गधेड़ों के बारे में। गोल गधेड़ो लिखा था इधर, तो देखिए ये एक विवाह का प्रकार है इनमें। ये जो भील जनजाति है उनमें एक विवाह का प्रकार है गोल गधेड़ो। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक वृक्ष होता है, और ये जो वृक्ष है, इसकी किसी एक शाख पर ऊपर यहाँ पर कोई नारियल रख दिया जाता है। नारियल, ठीक है। और इसके चारों ओर अराउंड में जो महिलाएं होती हैं वो डांस करती रहती हैं, और उनके हाथों में हथियार होते हैं। और बाहर जो इस घेरे के बाहर जो होते हैं वो सारे होते हैं पुरुष। इन पुरुषों के ऊपर ये होता है कि ये जो पुरुष हैं, ये जो मेल बाहर बैठे हुए हैं, ये इन फीमेल से होते हुए यदि इनके इन धारदार हथियारों से टक्कर लेकर ये इस नारियल को निकाल लेते हैं इस पेड़ पे से, तो फिर उसके बाद में जो पुरुष है वो जिस भी महिला के और इशारा कर देगा कि हाँ भाई मुझको इससे शादी करनी है, तो उस महिला को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा होली के आसपास ये एक प्रकार का एक खेल है, ये उत्सव विवाह है एक प्रकार का। तो ये भीलों में देखने को मिलता है। इसके बाद में भील जनजाति आपकी समाप्त होती है। अब हम देखते हैं गौड़ जनजाति। देखिए जो गौड़ जनजाति है ये पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखती है। फर्स्ट स्थान पर है ये गौड़ जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व के अंदर।
अच्छा तेज महाराष्ट्र का, हाँ जी। और इसके बाद में होता है इनका निवास स्थान। मोबाइल परेशान ही करता है, बता रहा है बार बार। साइलेंट कर देते हैं इसको, बंद ही कर देते हैं एरोप्लेन मोड पर। और इसमें आप देखिए ये एक ट्रिक है, ये ऐसा होता है लेकिन अपन यहाँ पे ऐसा, तेज महाराज का 36 में, ठीक है ना, 36 बोलते हैं ना, इस कहते हैं ना कि 36 गांव इकट्ठे किए, तो मतलब 36 जगहों में सबसे ज़्यादा तेज है महाराज। महाराज का 36 जगहों पर तेज है, तो इसमें यहाँ से आ जाएगा आपका असम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और ये देखिए यहाँ पर ये होगा आपका तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ में असम, और असम, ये आपका असम हो गया है। तेलंगाना ये इसी प्रकार से आपको निकालना है यहाँ पे। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश आएगा एमपी में, एमपी ये नॉर्मल है। देखो आपको वैसे तो याद ही करना है कि असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, गौड़ जनजाति। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको, अगर आपको सही लगे तो इससे आप याद कर लेना, वरना आपको याद तो करना है ही। तो ट्रिक को अगर आपको काम में लेना है तो ले लीजिएगा। इसके बाद आता है इनका व्यवसाय। व्यवसाय में वही कृषि, ठीक है भाई, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये मुख्य रूप से इनके क्या हैं, व्यवसाय हैं। और कुछ भी ये करते हैं, जैसे कई प्रकार के औजार बनाते हैं, ये औजार बनाना, जैसे कुदाल, फावड़ा, हल, तीर का अग्रभाग, वो जो जैसे तीर होता है तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये इसको बनाते हैं, ये जो नुकीला पार्ट होता है इसको ये लोग बनाते हैं। ये मुख्य रूप से इनके क्या हैं, व्यवसाय हैं। परंतु देखिए वर्तमान समय में ये लोग केवल मुख्य रूप से क्या करते हैं, कृषि करते हैं, और इनमें भी झूमिंग कृषि की जाती है, और उस झूमिंग कृषि को ये बोलते हैं चीमाता, दीपा बोलते हैं, दीपा, चीमाता, और ये दोनों ही नाम किसके हैं, झूमिंग कृषि के। तो ये बात आप याद रख लेना, ये अपनी जो झूमिंग कृषि है उसको दीपा या चीमाता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनमें एक मुख्य बात क्या है कि इनकी जो स्त्रियां होती है, इनकी स्त्रियां वो गोदना गुदवाती हैं अपनी पीठ पर, पीठ पर, ये बात याद रखना, अपने बैक साइड में वो क्या करती हैं, गोदना गुदवाती हैं, गोदना गुदवाती हैं अपने बैक साइड पे। और इसके बाद में देखिए एक चीज और है इनके बारे में कि ये लोग मुख्य रूप से त्योहारों पर शराब जो कि महुआ की बनी होती है,
उसे पीते हैं और मांस खाते हैं। यानी कि ये लोग मांसाहारी भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके विवाह के प्रकार में है हरण और विधवा। देखिए वहां हमने पढ़ा था गोल गधेड़ो, किसमें, भील में, लेकिन यहां है इनका विवाह का प्रकार। तो एक होता है हरण विवाह। हरण का मतलब उठा के ले जाना, जैसे सीता माता को रावण उठा के ले गया था। तो इस तरह से यदि किसी, ये लोग क्या है, किसी अपनी पसंद की स्त्री को उठा कर ले जाते हैं और जंगल में उसको ले जाके उसके साथ में विवाह कर लेते हैं, इस तरह का। तो ये हरण होता है। और एक होता है विधवा। विधवा विवाह, किसी की पति की यदि डेथ हो गई है तो उस लेडी से ये विवाह कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इनका समाज। तो समाज में ये लोग ज़्यादा संख्या में नहीं रहते, कम ही लोग रहते हैं। मुख्य रूप से 10 या 12 घरों का एक इनका क्या होता है, मोहल्ला, या हम कह सकते हैं उसको बोलते हैं पाल। या और उस जो समूह होता है वो, उस समूह का जो मुखिया होगा उसे ये कहते हैं पटेल या पुजारी। क्या कहते हैं, पटेल या पुजारी। और मुख्य रूप से क्या बोलते हैं उसे, देबारी। क्या बोलते हैं, देबारी। देखिए यहाँ पर आपकी गौड़ जनजाति से संबंधित आपके सभी प्रश्न जो पूछने योग्य हैं वो समाप्त होते हैं। हालांकि उसके बाद में इनका जो रहन सहन का एरिया होता है उसको भी पूछ लिया जाता है, कई बार इनके रहन सहन के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की इनका एनवायरनमेंट कैसा होता है। जो आपने देखा होगा, इनका जो एक पढ़ा होगा अपने बुक में कि पूरा मकान होता है, उस मकान में जो जिनकी झोंपड़ी होती है उसके बाहर आंगन होता है, आंगन के बाहर में चौक होता है, ठीक है। और उसके बाद में बाहर उसमें लकड़ियों की इस तरह से बाड़ बनी हुई होती है और उसके साथ में रसोई होती है। रसोई के साइड में बिल्कुल इस तरह से जैसे साइड में यहाँ पर गाय वाय बांधने का होता है, यानी कि इसमें अंदर ही सब कुछ होता है। एक प्रकार का फार्म हाउस टाइप का हम इसको बोल सकते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक है सभी जनजातियों का। देखिए जितनी भी 4 जनजाति हमने पढ़ी उन सभी का, देखो पहली पढ़ी थी अपन ने एस्किमो, तो ये अमेरिका, कनाडा। फिर दूसरी पढ़ी थी बुशमैन, तो ये अफ्रीका, सूडान, खार्तूम, ठीक है। उसके बाद में अपन ने तीसरी पढ़ी है क्या, गौड़। तो गौड़ का राजस्थान और आदि जो अपन ने पढ़े थे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो एरिया थे हमारे, गुजरात। उसके बाद में आता है आपका गौड़ के बाद में आपका ये था अपना भील, और अब आया आपका गौड़। तो देखिए ये गौड़ हमने पढ़ लिया छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरह से जो भी पढ़ा था वो सारा कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ये आपका नीचे का एमपी वगैरह जो भी है, ये सारा कुछ इसके अंदर। अब यहाँ पे हमको ये देखना है ये लोग पहले से प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और मुख्य रूप से प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन्हीं को ये देवत्व के रूप में पूजते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, इनका रहन सहन बिल्कुल चेंज हो गया है। क्यों, देखो यहाँ हमने देखा था इन लोगों के पास सील मछली है जो यूजफुल है, तो हमने अमेरिका के और कनाडा के लोगों के रूप में इनसे संपर्क किया और इनके पास में क्या पहुंचा दिया, मनी, पैसा, जो पहले नहीं था। और ये सभी के पास में लगभग इसी तरह से हम लोगों ने इनके पास में जाकर इनकी संस्कृति को हमारी संस्कृति से क्या कर दिया, जोड़ दिया। और वर्तमान में ये अपनी पूर्व संस्कृति जो पहले से चली हुई आ रही है उसको ये भूलते जा रहे हैं और ये आधुनिक होते जा रहे हैं। यानी कि अगर हमको ये देखना है कि हम लोग किस प्रकार से आधुनिक हुए थे, एक आदिम अवस्था से हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो हम इनके जीवन काल पर स्टडी कर सकते हैं। और ये वर्तमान में ये अपने पूरे पुराने हाव भाव को छोड़ चुके हैं और वर्तमान में पूरी तरह से क्या हो गए हैं, एक यंग और नई जनरेशन में तब्दील हो चुके हैं। तो ये आपकी जनजातियों का टॉपिक खत्म होता है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो में जितना आपको दिखाया गया है उतना अवश्य पढ़ें। उसके बाद में भी अगर आपको पढ़ना है तो कोई रोकने वाला नहीं है, पढ़िए, पढ़ना अच्छा होता है। और इसके बाद में आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी का वेलकम है, उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट्स इस पर ज़रूर करें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाइक करेंगे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, शेयर करोगे किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचेगी, और यदि कमेंट करोगे तो इससे भी हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और आपको साथ में इसको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी क्या लग जाए, पता लग जाए। तो ठीक है, तैयार कीजिए अपने आप को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और नए आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय ऋषि।